नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का एजेंडा। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। अगले आधे घंटे में हम आज फोकस करेंगे ज्यादातर उन एजेंडास पर जो कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव से जुड़े हुए हैं, और साथ ही साथ यहां बात होगी कि किस तरह से आप पार्टी के लिए मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं, क्यों बढ़ रही हैं, ये सभी आप जानेंगे इस पावर पैक्ड आधे घंटे के शो में। तो आइए सीधे रुक करते हैं सबसे पहले आज के एजेंडे में उन सुर्खियों का। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बेंगलुरु में घोषणा पत्र करेंगे जारी। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, बीएस येदियुरप्पा समेत कई नेता होंगे मौजूद। कर्नाटक में चुनावी समर अपने चरम पर। भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह और जेपी नड्डा करेंगे रोड शो। अन्य दलों के नेताओं ने भी झोंकी ताकत। भाजपा आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर देगी अनिश्चितकालीन धरना। पार्टी का केजरीवाल पर आधिकारिक आवास की मरम्मत पर कथित तौर पर 45 करोड़ रुपए खर्च किए जाने का है आरोप। तो जैसा कि हमने आपको शुरुआत में बताया था कि कर्नाटक में चुनावी बिगुल बज चुका है। सभी पार्टियों ने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। प्रधानमंत्री सहित कई अन्य केंद्रीय मंत्रियों समेत भाजपा के स्टार नेता पार्टी उम्मीदवारों के लिए प्रचार में लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी लगातार पिछले कई दिनों से कर्नाटक में चुनावी प्रचार कर रहे हैं। चुनाव प्रचार के बीच भारतीय जनता पार्टी आज अपना घोषणा पत्र जारी कर सकती है। इस दौरान भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, बीएस येदियुरप्पा समेत कई नेता आज मौजूद रह सकते हैं जब घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। तो कर्नाटक में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई। भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी सहित जेडीएस का चुनाव प्रचार इस वक्त काफी तेज माना जा रहा है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज तुमकुरू सहित शिवमोग्गा में रोड शो करने वाले हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बेंगलुरु में चामराजनगर में जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं पार्टी नेता राहुल गांधी और आज तुमकुर, हासन और चामराजनगर में चुनावी रैलियां करने का उनका कार्यक्रम है। कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार बेंगलुरु के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव प्रचार करेंगे। जेडीएस प्रमुख देवेगौड़ा आज चुनावी प्रचार के लिए बेंगलुरु जा रहे हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का बेंगलुरु के दासरहल्ली निर्वाचन क्षेत्र में रोड शो का कार्यक्रम। एक बार आपको फिर बताएं कि कर्नाटक में विधानसभा चुनाव 10 मई को एक चरण में है। मतगणना 13 मई को होनी है। और इसी बड़ी चुनावी कवरेज पर लगातार हमारे जो ग्राउंड रिपोर्टर्स हैं वो जुड़े हुए हैं ताजा जानकारी के साथ। धीरज है हमारे साथ और उर्मिलेश भी। तो सबसे पहले धीरज, आपके पास आना चाहेंगे। जब हम बात कर रहे हैं यहां पर घोषणा पत्र की, तो हमने देखा कि किस तरह से गृह लक्ष्मी और साथ ही साथ महिलाओं को फोकस करने की कल्याणकारी योजनाओं को पहले ही कांग्रेस कहीं ना कहीं घोषित कर चुकी है। तो आज के मैनिफेस्टो में, जिसकी उम्मीद है कि वो आज घोषित किया जाएगा जेपी नड्डा की मौजूदगी में, उम्मीद क्या है? फोकस महिलाओं को लेकर? बिल्कुल आपने सही कहा। आज जो विजन डॉक्यूमेंट भारतीय जनता पार्टी जारी करेगी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा विजन डॉक्यूमेंट जारी करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा और जो अभी के जो मुख्यमंत्री है वो सभी इस विजन डॉक्यूमेंट के जारी करने के वक्त में उपस्थित रहेंगे। और जैसा कि आपने कहा विजन डॉक्यूमेंट में क्या खास है, अभी तक जो खबर आ रही है वो उस विजन डॉक्यूमेंट में कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। और जो सबसे बड़ा जो फैसला है वो फैसला है कि यहाँ कर्नाटक में जो मुस्लिम को जो 4% का जो आरक्षण है, उस आरक्षण को समाप्त करने की बात भारतीय जनता पार्टी के विजन डॉक्यूमेंट में की गई है। और उस 4% के जो आरक्षण को समाप्त कर 2% लिंगायत और 2% वोकालिंगा समाज को देने की बात इस घोषणा पत्र में की जा रही, ऐसा कहा जा रहा है।
मुस्लिम आरक्षण समाप्त होगा। और उससे जो बड़ी बात है वो महिला सशक्तिकरण पे जोर रहेगा, जैसा कि इस विजन डॉक्यूमेंट के बारे में कहा जा रहा है। बुनियादी ढांचों के विकास पर भी जोर रहेगा, और जो युवा वर्ग है, युवा वर्ग के लिए, चाहे वो छात्र हैं या छात्राएं हैं, उनके लिए भी इस विजन डॉक्यूमेंट में बड़ी घोषणाएं की जा सकती है। तो जो आपने दूसरी पार्टियों का जो विजन डॉक्यूमेंट कहा, उसके मुकाबले जो भारतीय जनता पार्टी का जो विजन डॉक्यूमेंट है, उस विजन डॉक्यूमेंट में कैसे यहाँ बुनियादी ढांचों का विकास हो, कैसे युवाओं को रोजगार मिले, खास करके जो ग्रेजुएट युवा हैं उनको कैसे शिक्षा के क्षेत्र में उनको आगे बढ़ाया जाए, कैसे उनको और बेहतर विकल्प मिले, उस आधार पर इस विजन डॉक्यूमेंट को तैयार किया गया है। जी धीरज, अगर हम जिस तरह से हम मुस्लिम आरक्षण को खत्म करने का बड़ा दांव खेलने की एक संभवतः कोशिश है, कितना बड़ा आप इसको फैक्टर मानते हैं चुनावी उलटफेर के लिहाज से? क्योंकि हम जानते हैं जब हम आबादी का जिक्र कर रहे हैं तो लिंगायत और वोक्का का तो बहुत बड़ा रोल है ही, लेकिन उसमें ओबीसी भी है और साथ ही साथ SC/ST में मुस्लिम वोट बैंक भी बहुत अहम है। आपने बिल्कुल सही सवाल किया है। देखिए आंचल जी, अगर हम कर्नाटक के विधानसभा चुनाव की बात करें और कर्नाटक के वोटर्स की बात करें, तो लिंगायत और वोक्का समाज को आप हटा नहीं सकते हैं। उसकी तुलना में अगर मुस्लिम वोटर्स की बात करें तो वो मुस्लिम वोटर उनकी तुलना में नगण्य है। और खास करके अगर हम लिंगायत की बात करें तो भारतीय कर्नाटक की राजनीति में लिंगायत का दबदबा शुरू से रहा है। 1952 से ही इस समाज का दबदबा कर्नाटक की राजनीति में रहा है। और जैसा कि जो लिंगायत समाज से कर्नाटक के अभी तक के 10 मुख्यमंत्री बने हैं, इससे लिंगायत समाज का जो बाहुबल है, धन बल है, या वोटर्स को लुभाने की जो ताकत है, उसके अंदाजा को अब आप उससे इनकार नहीं किया जा सकता है। वोक्कालिंगा जो समाज है, वोक्कालिंगा समाज की लिंगायत के बाद अगर किसी समाज की सबसे अधिक पकड़ है कर्नाटक में, तो वो है वोक्कालिंगा समुदाय के, जिसमें ओबीसी वर्ग के भी आते हैं, पिछड़े वर्ग के लोग आते हैं, गरीब तबके के लोग आते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा दाव खेला है, और वो दाव इसलिए भी खेला है कि जो मुस्लिम जो आरक्षण है, 4% का जो आरक्षण है, उस आरक्षण को समाप्त करके सीधी भारतीय जनता पार्टी ने जो दाव खोला है, उस दाव में ये है कि वो अपने वोटर्स को सीधे तौर पर रिझाने की कोशिश कर रही है। कर्नाटक विधानसभा में 2 चीजें जो हुई, 2 उम्मीदवार जो जगदीश शेट्टार और जो लक्ष्मण सावदी, 2 लिंगायत के नेता थे। दोनों लिंगायत के नेता ने भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस का दाव थामा। तो इस अब लिंगायत वोटर्स को लुभाने के लिए जगदीश शेट्टार और लक्ष्मण सावदी के काट को जनता के बीच से हटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा दाव खेला है, और लिंगायत समाज को जो 2% जो है आरक्षण देने की बात करी, और 2% आरक्षण जो वोक्कालिंगा समाज को देने, मानते शेट्टार के जाने की जो काट का इलाज है वो ढूंढने की कोशिश लगातार रहेगी। आपके वापस आऊंगे, हमारे साथ उर्मिलेश जुड़े हैं। उर्मिलेश, क्योंकि यहाँ पर जनता की आवाज थीम बेस्ड ये घोषणा पत्र हो सकता है, और उसमें खास तौर पर जहां हम बात करें शहरी नियोजन की, स्टार्टअप्स की, जिसका जिक्र अभी धीरज ने भी किया, लेकिन एक और बहुत बड़ा तबका है युवाओं पर फोकस। किस तरह से युवाओं पर फोकस कर खास तौर पर इस जो मैनिफेस्टो की हम बात कर रहे हैं उसमें महत्वपूर्ण जो है वो बिंदु हो सकते हैं? उर्मिलेश जी बिल्कुल। आंचल, अगर बात कर्नाटक की जाए तो कर्नाटक में इस समय की बात की जाए तो जब भारतीय जनता पार्टी आज अपना उसे जो है घोषणा पत्र को विजन डॉक्यूमेंट का नाम दिया गया है, तो इस विजन डॉक्यूमेंट में युवाओं की इसमें जो है खास तवज्जो दी जाएगी, क्योंकि आंचल यहाँ पर जो है कर्नाटक में इस समय 10 लाख के आसपास जो है युवा मतदाता है, जो पहली बार के वोटर हैं और युवा मतदाता है। तो निश्चित तौर से उनको रिझाने के लिए कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो है एक बड़ा जो है विजन डॉक्यूमेंट जिसे कह रहे हैं उसमें जगह मिल सकती है। साथ ही अगर बात की जाए पूरे कर्नाटक की, तो कर्नाटक की जो 224 सीटें हैं, उन 224 सीटों पर कहीं ना कहीं अगर राजनीतिक पृष्ठभूमि की बात देखी जाए आंचल, तो जहां एक तरफ जो है तमाम राजनीतिक दल अपनी जोर आजमाइश में लगे हुए हैं, वहीं कहीं ना कहीं जो राष्ट्रीय दल है या तमाम जो राजनीतिक दल है, उनकी राजनीतिक दलों के जो बागी हैं आंचल, वो कहीं ना कहीं परेशानी का एक सबब बने हुए हैं तमाम राजनीतिक दलों के लिए। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए कहीं ना कहीं जो विजन डॉक्यूमेंट है, क्योंकि निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी से भी कई लोगों ने जो है उनका भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ करके या तो वो निर्दलीय चुनाव मैदान में है या फिर दूसरी पार्टी में गए हैं। तो निश्चित तौर से ये
तमाम चीजें देखते हुए जो विजन डॉक्यूमेंट्स है भारतीय जनता पार्टी का, वो तमाम जो है इसमें जो यहाँ कर्नाटक के महिला सशक्तिकरण को लेकर के, यहाँ के युवाओं को लेकर के, यहाँ के अल्पसंख्यक को लेकर के तमाम जो बातें हैं वो निश्चित तौर से जो है भारतीय जनता पार्टी के इस विजन डॉक्यूमेंट्स में होंगे, जिससे कहीं ना कहीं उनको जो है आने वाले जो चुनाव है उसमें फायदा होगा। दूसरी तरफ अगर बात की जाए आंचल, तो ये हैदराबाद जो कर्नाटक जिसे कहा जाता है, ये मल्लिकार्जुन खड़गे का जो इलाका है, ये पूरा इलाका, और कहीं ना कहीं एक समय था जब मल्लिकार्जुन खड़गे जो है यहाँ से लोकसभा चुनाव जीतकर लोकसभा में जाते थे। तो इस बार इस 2019 का चुनाव हुआ तो पहली बार ऐसा हुआ है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो है चुनाव हारे हैं, उनकी जो है भारतीय जनता पार्टी ने जो है यहाँ पर चुनाव जीता है। तो इस पूरे इलाके में जहां की कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता है, राष्ट्रीय नेता है मल्लिकार्जुन खड़गे, वो मल्लिकार्जुन खड़गे को जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस ने उनके जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में सेंध लगाने का काम किया है। और इस समय भी आप देखेंगे कि लगातार प्रधानमंत्री खुद जो है यहाँ पर राष्ट्रीय नेता है, संभाले हुए हैं, राष्ट्रीय नेता है मल्लिकार्जुन खड़गे, लेकिन उनकी बयानबाजी जो है वो बड़ी स्तरहीन है। जिस तरह की बयानबाजी वो करते आए और लगातार हमने देखा कि प्रधानमंत्री ने कई रैलियों में भी कहा, और ये हमने देखा भी है कई चुनावों में कि जब इस तरह की अनर्गल बयानबाजी विपक्षी पार्टियों द्वारा की जाती है, सीधा प्रधानमंत्री को कहीं ना कहीं उस फोकस में रखे, तो उसका फायदा ही होता है बीजेपी को हमेशा चुनावों में। निश्चित तौर से, क्योंकि कांग्रेस जिस तरीके से कि क्योंकि ये चुनाव है, चुनाव में आरोप और प्रत्यारोप होते हैं आंचल, तो इसी तरीके से कांग्रेस जिस तरीके से प्रधानमंत्री पे सीधा अटैक करती है, कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की छवि को लेकर के बात करती है, तो उससे प्रधानमंत्री की छवि को लेकर के जब बात होती है तो जनता के बीच उस तरीके का मैसेज जाता है कि सीधा आप प्रधानमंत्री को जो है टारगेट कर रहे हैं, सीधा जो है आप नरेंद्र मोदी को टारगेट कर रहे हैं। जबकि भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव प्रचार में उतरी है यहाँ पर, तो वो अपने विकास के एजेंडे को यहां पर उतारी है, डबल इंजन सरकार के कामों को लेकर के यहां पर उतारी है। जबकि भारतीय जनता पार्टी का यह कहना है कि कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ आरोप लगाना जानती है, उसके अलावा कुछ नहीं करती है। अगर देखा जाए तो लगातार अमित शाह भी यहां पर जो है कांग्रेस पे ये आरोप जो है लगाते हैं कि उन्होंने जो है सिर्फ भ्रष्टाचार किया है कांग्रेस ने, जबकि विकास के नाम पर जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस कोसों दूर रही है। प्रधानमंत्री ने अपने पिछले रैली में जो विजयपुर में रैली की है उसमें जो है जिक्र किया है कि कांग्रेस के प्रधानमंत्री ने कहा है कि 1 रुपया सेंटर से जाता है और नीचे जो है 15 पैसे आता है। तो निश्चित तौर से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जहां एक तरफ विकास और तमाम जो मुद्दे हैं यहाँ पर, चाहे महिला सशक्तिकरण हो, युवाओं को रोजगार की हो, शिक्षा और स्वास्थ्य चिकित्सा को लेकर को, वो मुद्दों को लेकर के यहाँ पाए, तो दूसरी तरफ जो है कांग्रेस जो है इस तरीके से कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी एक छलावा कर रही है जनता के साथ। तो अब देखना होगा, हालांकि इसका जो है फैसला जो है 10 मई को जनता जनार्दन को करना है, जिसका की निर्णय जो है 13 मई को आना है आंचल। और अब वापस चलते हैं धीरज के बाद। धीरज, क्योंकि हम यहाँ पर लगातार कांग्रेस की एक तत्परता देख रहे हैं कि वो किस तरह से सत्ता में वापस आना चाहती है, और इसीलिए हमने देखा कि वो उन जगहों पर, खासतौर पर राहुल गांधी की भी आज 3 रैलियां हैं। चामराजनगर की मैं बात करूं, तुमकर में रैलियां हैं, धुआंधार प्रचार किया जा रहा है। वहीं आज जो असम के मुख्यमंत्री है वो भी चुनावी प्रचार में कूद रहे हैं। लेकिन वहां का जो आम आदमी है, जिनसे आप लोगों ने बात की होगी ग्राउंड रिपोर्ट्स के जरिए, उसका क्या मानना है, वो क्या चाहता है? क्योंकि जो मुद्दे हैं उसमें पलायन है, भ्रष्टाचार है, विकास है, इंफ्रास्ट्रक्चर की मैं बात करूं, कनेक्टिविटी, तमाम मुद्दे हैं जो इस बार चुनाव में हावी होते हुए नजर आएंगे। देखिए आंचल, 2-3 बातें बिल्कुल साफ है। कांग्रेस जिस तरीके का चुनाव प्रचार कर रही है उसको नेगेटिव कैंपेन कहा जाता है आम जनता की भाषा में। आप सीधे सीधे जनता के साथ संवाद की बात और विकास की बात नहीं करते हैं। भारतीय जनता पार्टी जबकि चुनावी सफर में उतरी है तो उनका लोगों के बीच साफ संदेश है कि देखिए ये डबल इंजन की सरकार हम बनाने जा रहे हैं, और डबल इंजन की सरकार का फायदा ये होता है कि आपको केंद्र की जो योजनाएं हैं उन योजनाओं का सीधे तौर पे लाभ आपको मिलेगा। चाहे केंद्र की योजनाओं में चाहे महिला के विकास की बात हो, आधी आबादी के सशक्तिकरण की बात हो, जो बिजली की बात हो, सड़क की बात हो, शौचालय की बात हो, पानी की बात हो, या आवास योजना से घर की बात हो, इसका सीधे तौर पे लाभ आपको मिलेगा। और जनता इस बात को हद तक समझती है कि जिन जिन राज्यों में जो भाजपा की सरकार रही है, केंद्र शासित, केंद्र एक तरफ केंद्र है और दूसरी तरफ जिस राज्यों में उनकी सरकार होती है, डबल इंजन की सरकार होती है, उस राज्य को लाभ सीधे तौर पे होता है। ये हम भारतीय राजनीति में अभी हम देख सकते हैं कि जहां जहां सरकारें हैं वहां कैसे विकास की योजनाएं वहां तक पहुंचती है। पहली बात ये। दूसरी बात,
ये है कि जनता भी इस बात को समझती है कि जो प्रधानमंत्री का जो विजन डॉक्यूमेंट है, जो विजन है उनका, देश के राष्ट्र के विकास का जो उनका विजन है वो क्लियर है। और जैसा कि आपने उर्मिलेश से एक सवाल पूछा कि कांग्रेस नरेंद्र मोदी को गालियां देती है, जैसा कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने अटैक किया। देखिए, प्रधानमंत्री ने साफ तौर पे कहा है अपनी रैलियों में कि कांग्रेस ने उन्हें 91 बार गालियां दी है और कांग्रेस को इस बात को समझना चाहिए कि वो जितनी बार प्रधानमंत्री के छवि पर अटैक करती है, कांग्रेस को उसका नुकसान भुगतना पड़ता है और जनता इसका जवाब सीधे तौर पे देती है। और पिछले विधानसभा चुनाव में भी ऐसा हमने देखा है। तो कांग्रेस को पहली बात इन चीजों से बचना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री का जो चेहरा है, जो उनका जो विकास का जो चेहरा है, वो चेहरा पूरे देश के लोगों के सामने स्पष्ट तौर पे साफ है कि प्रधानमंत्री का एक ही विजन है कि कैसे देश का विकास हो, युवाओं का विकास हो, रोजगार के अवसर खुले, बुनियादी ढांचे का विकास हो और खासकर सबसे बड़ी बात जो समाज के अंतिम पायदान के जो व्यक्ति हैं, अंतिम पायदान के व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ कैसे पहुंचे, उसकी बात प्रधानमंत्री करते हैं। और ये हम तमाम पार्टियों का जिक्र कर रहे हैं, इसका सवाल उर्मिलेश से भी करते हैं। उर्मिलेश, क्योंकि हम इसको त्रिकोणीय मुकाबला मान रहे थे, कांग्रेस, भाजपा और साथ ही साथ जेडीएस, लेकिन कहीं ना कहीं पीछे पीछे आम आदमी पार्टी भी चुनावी ताल ठोकती हुई नजर आ रही है। हम मान रहे हैं कि आज जो पंजाब के सीएम है उनकी भी एक चुनावी रैली है। आप ग्राउंड पर मौजूद हैं, क्या लगता है आप पार्टी की कोई हवा वहां पर, खास तौर पर जिस तरह से जेडीएस कह रहे हैं कि भाई हम किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, वहां प्रधानमंत्री ने अपनी चुनावी रैली में बोला है कि जो पार्ट बी है कांग्रेस का वो जेडीएस ही है, आप मान के चलिए। जी हाँ, चल बिल्कुल। अगर कर्नाटक की बात की जाए तो जैसे जैसे अब बस मतदान का दिन नजदीक आ रहा है, तमाम राजनीतिक दलों ने अपनी जो है पूरी ताकत यहाँ पर झोंक दी है। साथ ही अगर बात की जाए तो अगर राजनीतिक पंडितों को यहाँ पे बात माने आंचल, तो ये एक लिटमस टेस्ट इसको कह रहे हैं, क्योंकि इसके जस्ट बाद जो है यहाँ पर 2024 का चुनाव होना है। उस 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए लिटमस टेस्ट माना जा रहा है। इस लिटमस टेस्ट की अगर बात की जाए तो जैसे कि आपने कहा कि यहाँ पर तमाम राजनीतिक दल जो है जोर से अपने प्रचार में लगे हुए हैं, तो आम आदमी पार्टी जो है उस तरीके से यहां पर नहीं दिखाई दे रही है, सिर्फ उपस्थिति मात्र ही यहां पर दिखाई दे रही है। और राजनीतिक पंडितों की अगर माने तो कर्नाटक में मुख्य तौर पे जो लड़ाई है वो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में है। और वहां जब हमने कल यहां पर जो है जेडीएस के नेता से हमने यहां पर बात की थी, उनके जनरल सेक्रेटरी से हमने यहां पर बात की थी, हमने पूछा था कि क्या अगर नंबर कम आते हैं किसी भी जो दल है दूसरा दल, तो क्या आप फिर से सरकार बनाएंगे कांग्रेस के साथ? तो हालांकि उस बात से जो है बिल्कुल साफ इनकार कर रहे थे कि नहीं, हम तो पूरे बहुमत के साथ सत्ता में आ रहे हैं, जेडीएस पूरे बहुमत के साथ आई है, जेडीएस ने यहाँ पे बहुत सारा विकास किया है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर भारतीय जनता पार्टी ये साफ साफ कह रही है कि कहीं ना कहीं जेडीएस और कांग्रेस एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, तो लिहाजा भारतीय जनता पार्टी सीधे सीधे जो है ये वार जो है कांग्रेस और जेडीएस में कर रही है। जबकि कांग्रेस का यह कहना है कि हम इस समय पूरी तरीके से सत्ता में आ रहे हैं वापस कर्नाटक में। हालांकि ये देखना होगा कि इस पूरे सत्ता में कौन सा दल आता है, क्योंकि इस समय जो है इस कर्नाटक की लड़ाई एक दिलचस्प लड़ाई हो चुकी है आंचल, और इस दिलचस्प लड़ाई में मुख्य मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच माना जा रहा है। हालांकि उपस्थिति दर्ज उपस्थिति दर्ज करने के लिए आम आदमी पार्टी यहाँ पर है और तमाम और जो दल है वो दल भी है चुनावी मैदान में। 3 फैक्टर है जिस पर पूरे चुनावी पंडितों की नजर रहेगी। पहला फैक्टर एस, सिद्धारमैया, दूसरा फैक्टर डी यानी जब हम देवेगौड़ा की बात करते हैं, और तीसरा फैक्टर सबसे अहम फैक्टर जिसको लगातार हम देख रहे हैं वो है एन फैक्टर, प्रधानमंत्री का फैक्टर है, जो जिस तरह से लगातार ये लोग चुनावी प्रचार कर लोगों के बीच जाकर वोट की अपील करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। तो नजर रहेगी 10 मई को जब वहां पर वोटिंग होगी और जनता वोट करने लगेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। और अब रुक कर लेते हैं अब हम दूसरे एजेंडे को लेकर। तो ये हमने बात की थी कि किस तरह से एक चुनावी पिक्चर जो है, अभी तो खाली ट्रेलर रिलीज हुआ, पिक्चर अभी बाकी है, लेकिन जिस तरह से वहां पर अभी जो है चुनावी माहौल गर्म है। लेकिन माहौल की गर्मी जो है वो कर्नाटक की अगर हम बात करें तो दिल्ली में भी बहुत है। दिल्ली में क्यों है? क्योंकि आम आदमी पार्टी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर रेनोवेशन पर खर्च हुए पैसों को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार आप पार्टी पर हमले कर रही है। और वहीं बीजेपी आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर अनिश्चितकालीन धरना देगी। भाजपा ने आरोप लगाया कि कोरोना महामारी के दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने 2020 और 22 के दौरान अपने आधिकारिक आवास के नवीनीकरण पर 45 करोड़ रुपए खर्च किए। गौरतलब है बीते कई दिनों से सीएम केजरीवाल के आवास को लेकर सियासत गरमाई हुई है।
और इसी बड़ी खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अनुज यादव जुड़ गए हैं। अनुज, नजर तो नहीं लग गई है आप पार्टी को? नजर लग गई है, उन्हें लग रहा है कि कहीं ना कहीं नींबू मिर्ची बांधना पड़ेगा। पहले जिस तरह से आपका ही नीति की हम बात कर रहे हैं, उसमें घोटाले में जो उप मुख्यमंत्री है उनका नाम आ जाता है, कई नेताओं का नाम आता है, फिर अब खुद जो मुख्यमंत्री हैं वो कहीं ना कहीं इसमें फंसते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह से जो रेनोवेशन हुआ है, जो पैसा उस पर लगा है, उसको लेकर उन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए, नजर तो इस तरीके से लगी है कि अब नींबू और मिर्च बांधने से भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये एक अकेला मामला नहीं है जिसमें भ्रष्टाचार दिखाई दे रहा है आंचल। क्योंकि इससे पहले हमने देखा है कि कई ऐसे मामले रहे हैं जिसमें आम आदमी पार्टी और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जवाब तो नहीं दे पाए, बल्कि इनके दो मंत्री फिलहाल जेल में हैं। अब ये खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद इस मामले में घिरे हैं, क्योंकि जो पैसा खर्च किया गया 45 करोड़ रुपए अपने घर को नवीनीकरण करने के लिए, इसलिए आज ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि यही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जब सत्ता में आए थे तो इन्होंने कहा था, दिल्ली की जनता से वादा किया था, ना बड़ा मकान लेंगे, ना सरकारी गाड़ी लेंगे और वीआईपी कल्चर को खत्म करेंगे। चलिए, वो बात तो ये भूल चुके हैं। इसके पहले भी इस तरह की बातें आई थी, उसी दौरान जब ये अपनी नई पार्टी का गठन कर रहे थे, ना किसी से समर्थन लेंगे ना देंगे, और बच्चों की कसम खाई थी दिल्ली की जनता के सामने। लेकिन हम जानते हैं कि कांग्रेस के समर्थन से इन्होंने सरकार भी बनाई। तीसरी बात है कि अब जो ये मामला सामने आया है 45 करोड़ का, इसके अंदर देखिए आंचल खेल क्या है। दिल्ली के अंदर अगर 10 करोड़ से ज्यादा का खर्चा होता है तो उसके लिए दिल्ली के उपराज्यपाल को फाइल भेजनी पड़ती है, और 10 करोड़ से नीचे के खर्चे के लिए फाइल नहीं भेजनी होती। 45 करोड़ का जब खर्चा आ रहा था तो एक टेंडर उसमें होता, उपराज्यपाल को फाइल भेजी जाती, और इस तरह के अनाप शनाप खर्चों की उपराज्यपाल परमिशन नहीं देते। ये बात सबको पता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल और दिल्ली सरकार ने किस तरीके से रास्ता निकाला कि 9,99,999 रुपए के खर्चे दिखाए गए ताकि उपराज्यपाल को फाइल ना भेजने पड़े। 2 करोड़ के पर्दे लग रहे हैं, जो टाइलें बिछ रही हैं उनका अलग खर्चा है, रिनोवेशन का अलग खर्चा है, जो लकड़ी का खर्चा है वो अलग है, पार्क को बनाने का अलग है। तो इसको 5 हिस्सों में बांट दिया गया जो 10 करोड़ से नीचे का है। तो इस वजह से इस सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि आपने किस तरीके से सिर्फ अपने घर को सजाने के लिए 45 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी लगातार खुला चैलेंज है। आतिशी जो है, जवाब आम आदमी पार्टी की तरफ से नहीं आया तो आज धरना दे रहे हैं। तो आप पार्टी ने आतिशी को दिया है अब मौका, वो उन्होंने साफ तौर पर खुला चैलेंज दिया है एलजी को। और फिर ये जो, क्योंकि घर का मामला है तो हमेशा से ये कहावत कही जाती है कि जिनके खुद के घर शीशे के होते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंक सकते। देखिए, सबसे बड़ी बात तो यही है आंचल कि हम जानते हैं कि जब आम आदमी पार्टी पहली बार सत्ता में आई थी तो इन्होंने ना सिर्फ बाकी राजनेताओं, जो दूसरे राजनीतिक दल हैं, उनके चिट्ठियां लेकर, उनके कागज लेकर ये बैठते थे। देखिए, कांग्रेस सरकार ने ये भ्रष्टाचार किया, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ये आरोप लगाते थे अलग अलग राज्यों के अंदर। दिल्ली की सत्ता हथियाने के बाद ये पूरे देश की राजनीति करने लगे थे उसी समय। और हम तो ये भी जानते हैं, क्योंकि मैं उन प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहा हूं, ये तो मीडिया चैनलों के ऊपर आरोप लगाने लगे थे कि देखिए जी न्यूज वाले ये करते हैं, आज तक वाले ये करते हैं, बाकी प्राइवेट निजी चैनल ये करते हैं। तो अखबारों पर हमला, मीडिया पर हमला, नेताओं पर हमला। बिल्कुल आपने सही कहा कि दूसरों के घरों पर पत्थर फेंकने से पहले अपने जो कांच के घर हैं उनको तो देख लीजिए कि किस तरीके से वो भी लगातार दरकते जा रहे हैं भ्रष्टाचार के अंदर। एक चीज और है, जिस तरह से आतिशी ने दिल्ली के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर ये कहा है कि सीएम आवास का रेनोवेशन का ब्यौरा मांगना असंवैधानिक है और लोकतांत्रिक जो हम प्रक्रिया है उसको भी वो कहीं ना कहीं खलल डालता है उसमें। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, आतिशी को और बाकी आम आदमी पार्टी के नेताओं को जवाब तो ये देना चाहिए जो भारतीय जनता पार्टी पूछ रही है कि भाई 40 करोड़ लगने थे, 50 करोड़ लगने थे, ये अलग मामला है, लेकिन टेंडर की प्रक्रिया तो एक होनी चाहिए थी ना। देखिए, जब किसी भी एक इमारत का रिनोवेशन होता है तो उसका एक टेंडर होता है, और चाहे वो 40 करोड़ का हो या 20 करोड़ का। सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आपने उपराज्यपाल को फाइल इसलिए नहीं भेजी और 10 करोड़ से कम के खर्चे इसलिए करते रहे ताकि आपकी बात किसी के सामने ना आए। तो आतिशी और आम आदमी पार्टी को सबसे पहले जवाब ये देना चाहिए कि पर्दों का अलग से क्यों खर्चा हुआ, टाइलों का अलग से क्यों टेंडर निकाला गया,
सबसे बड़ा सवाल भारतीय जनता पार्टी यही पूछ रही है और आगे अगर जांच एजेंसियां इसमें जांच करेंगी तो यही एक सबसे बड़ा बिंदु होगा जांच का कि एक टेंडर की जगह अलग अलग टेंडर क्यों दिए गए और जबकि रिनोवेशन का हमेशा एक ही टेंडर होता है किसी भी इमारत का। और आज एक अनिश्चितकालीन जो विशाल धरना और प्रदर्शन है केजरीवाल के घर के सामने, बहुत अहम पॉइंट आप बोल रहे हैं, बहुत अहम पॉइंट आप अनुज बोल रहे हैं कि आपके लिए ये जो शीश महल उन्होंने बनाया वो कहीं ना कहीं गले की फांस बन गया है, क्योंकि बिना टेंडर के आवाज पर खर्चा करना कहीं ना कहीं उनको सवालों के घेरे में खड़ा करता है। आपके पास लगातार बुलेटिन में आज आते रहेंगे जब हम देखेंगे कि किस तरह से आज भाजपा इस धरना प्रदर्शन को अंजाम देती है अनिश्चितकालीन तौर पर जो सीएम आवास के बाहर किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अनुज इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। तो ये जो आज का एजेंडा में हमने दो खबरों को तफसील से कवर किया, आज दिन भर किस तरह से डेवलप होती हैं, क्योंकि हम जानते हैं कुछ ही देर में जो घोषणा पत्र है वो जारी करेगी भाजपा और अभी कुछ ही देर बाद जब हम देखेंगे कि सीएम आवास के बाहर अनिश्चितकालीन धरने पर भी बैठेगी भाजपा, तो ये लगातार ये खबरें डेवलप होंगी और कई ऐसे खुलासे हैं, कई ऐसे मोड़ हैं जो इन खबरों में निकलकर सामने आएंगे। तो आज का एजेंडे में मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल आपके साथ फिर हाजिर होंगे कुछ नए एजेंडों को लेकर। तब तक के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।